नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में। आज हम क्लास 12th में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। सामान्य अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारी सभ्यता का जो विकास है वो बहुत लंबा विकास है। अर्थव्यवस्था का विकास किसी एक दिन की बात नहीं है, बल्कि इसको विकसित होने में कई वर्षों का लंबा समय लगा है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अर्थव्यवस्था है क्या? क्या होती है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। और ये विभिन्न आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? जैसे उपभोग है, विनिमय है, वितरण है, कृषि, उद्योग, व्यापार, संचार इत्यादि। अब स्क्रीन पर हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि। बच्चों, इसके विषय में हम पूर्व की कक्षा में भी चर्चा कर चुके हैं। 9th और 10th में भी आपने अर्थव्यवस्था के बारे में जाना है। 11th में भी इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या है, जिसमें हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है उसमें 3 क्षेत्र आते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कृषि, वन, मछली पालन, पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाएं आती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले कच्चे माल या रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम नए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जैसे जैसे गन्ने से चीनी का उत्पादन करना, कपास से कपड़े का उत्पादन करना। तो उद्योगों में सब तरह के उद्योग आते हैं आपके: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम आकार के उद्योग या वृहद उद्योग। इसके साथ साथ निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क इसमें आता है। गैस और बिजली का जो उत्पादन होता है वो भी द्वितीय क्षेत्र का ही भाग है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सुविधाएं प्रदान करने का काम तृतीय क्षेत्र करता है। और तृतीय क्षेत्र में किस प्रकार की सेवाएं आती हैं बच्चों? जैसे कि संचार व्यवस्था है, संचार, परिवहन, बैंकिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें इस सेक्टर में आती हैं। तो कुल मिला के हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिनके बारे में इन शॉर्ट हम पहले से भी जानते थे, उसकी हमने जस्ट एक रिवाइज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था के प्रकार की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर इसे हम 3 भाग में बांट सकते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है कि इसमें निजी स्वामित्व होता है। किस पर? उत्पादन के साधनों पर। जितने भी उत्पत्ति के साधन होते हैं उस पर निजी व्यक्तियों का या प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है। ठीक है, इसकी पहली विशेषता ये है। दूसरी, अधिकतम लाभ अर्जन। जो उत्पादन है वो मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या किस तरीके से हमें अधिकतम लाभ मिले, इसी को दृष्टि में रखकर कोई भी उत्पादक उत्पादन क्रिया करता है। तीसरा है कीमत तंत्र। इसके अंतर्गत कीमत तंत्र के अनुसार आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। तो बच्चों, कीमत तंत्र क्या है, इसको थोड़ा सा हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। कीमत तंत्र के अंतर्गत हम बाजार शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो बाजार शक्तियां क्या हैं हमारी? मोटे तौर पर 2 बातें आती हैं कि उस वस्तु की मांग और उस वस्तु की पूर्ति। तो वस्तु की मांग का जो वक्र होता है उसका ढाल ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है? क्योंकि वस्तु की कीमत में और मांगी गई मात्रा में, क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो आपकी जो डिमांड है या क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी, और इसके विपरीत यदि प्राइस कम हो जाता है, कीमत कम हो जाती है, तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है।
तो ये इस विपरीत संबंध के कारण ही हमारा जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, या इसको हम नेगेटिव स्लोप या ऋणात्मक ढाल भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पूर्ति कर्व की बात करें तो हमारा सप्लाई कर्व जो होता है वो बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होता है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में यानी कीमत में और पूर्ति में सीधा संबंध होता है या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा सप्लाई करेंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट तभी ज़्यादा मिलेगा, और यदि प्राइस कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई को भी कम कर देंगे। यही वजह है कि इन दोनों में, प्राइस में और सप्लाई में सीधा संबंध है, इसलिए इसका जो ढाल होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जहां पर ये दोनों कर्व यानी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम या फिर संतुलन का बिंदु होता है। इसी पॉइंट पर बाजार में प्राइस का फिक्सेशन होता है। और अगर हम, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस पर प्राइस डिटरमाइन होगा और x एक्सिस पर एक सीधी लाइन हम लाएंगे तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की मात्रा निर्धारित होती है। तो ये जो सिस्टम बाजार में काम करता है, इसी सिस्टम को हम कीमत तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लेती है, या ये बाजार अर्थव्यवस्था होती है। मार्केट अपने हिसाब से बाजार और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हम स्क्रीन पर देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की सबसे पहली विशेषता है सार्वजनिक स्वामित्व। सार्वजनिक स्वामित्व यानी कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उसके ऊपर किसी निजी व्यक्ति का या व्यक्ति विशेष का आधिपत्य नहीं होता, बल्कि सरकार का या समाज का सामूहिक रूप से उस पर उत्तरदायित्व या स्वामित्व होता है, यानी पब्लिक सेक्टर की इसमें डोमिनेंस होती है। दूसरा है अधिकतम लोक कल्याण। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के वक्त लोक कल्याण को दृष्टिगत किया जाता है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट को ना ध्यान में रखते हुए, बल्कि ये देखा जाता है कि पब्लिक वेलफेयर किस चीज़ में है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का कल्याण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक नियोजन। जैसे अभी हमने देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय हैं वो आपके बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा लिए जाते थे, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह निर्णय आर्थिक नियोजन के माध्यम से लिए जाते हैं। सरकार के द्वारा एक प्लानिंग कमीशन या फिर एक बॉडी होती है जो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाएंगी। सरकार का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप रहता है। तो बच्चों, हमने दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं देखी। पहली हमने बात की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, दूसरी बात की हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था की। हर प्रकार की अर्थव्यवस्था के अपने गुण भी होते हैं और अपने दोष भी होते हैं। अगर हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोष क्या है, निश्चित रूप से इसमें क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है इसलिए उत्पादन ज़्यादा होता है, आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। लेकिन अगर इसके दोष की बात करें तो इसमें उत्पादन जो है वो अधिकतम लाभ अर्जन के लिए किया जाता है, और पूंजीपति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करते हैं। वो अपनी लागत को कम करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में वे श्रमिकों से ज़्यादा काम करवाते हैं और उन्हें उसके एवज में मजदूरी कम दी जाती है। तो इस तरीके से आर्थिक शोषण श्रमिकों का बहुत अधिक होता है। दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सरकार जो है वो आपके जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उस पर स्वामित्व पूरे समाज का होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं सरकार का होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उद्देश्य जो हमारा जो उत्पादन का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अधिकतम लोक कल्याण। तो यहाँ पर श्रमिकों का शोषण जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। उत्पादन करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि सभी व्यक्तियों को प्रॉफिट मिल सके या सभी व्यक्तियों का वेलफेयर हो सके। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमी थी उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा दूर किया जाता है। लेकिन चूंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कलेक्टिव उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इस वजह से क्या होता है, उत्पादन जो है वो थोड़ा शिथिल हो जाता है, ठीक है, और विकास की प्रक्रिया थोड़ी शिथिल हो जाती है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए
क्या किया जाए, तो एक मध्य मार्ग आया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। अभी वर्तमान में विश्व की लगभग सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि चूंकि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मध्य मार्ग है, तो ये निजी एवं सार्वजनिक दोनों का ही उत्पत्ति के साधनों पे स्वामित्व होता है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों का सह अस्तित्व होता है। दूसरी तरफ अधिकतम लाभ अर्जन एवं लोक कल्याण। चूंकि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं शामिल हैं, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अधिकतम लाभ अर्जन और समाजवादी अर्थव्यवस्था से अधिकतम लोक कल्याण दोनों को मिलाकर देश का विकास किया जाता है। तीसरा है हमारी विशेषता कीमत तंत्र एवं आर्थिक नियोजन, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था भी इसमें एक्टिव होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह, और दूसरी तरफ आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह यहाँ पे आर्थिक नियोजन के द्वारा भी उत्पादन के प्रक्रिया को स्मूथली चलाया जाता है। तो अब हमने ये जान लिया बच्चों कि हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्यतः हमने दो देखी, एक बाजार अर्थव्यवस्था, एक केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और केंद्रीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य हुआ ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक नियोजन के माध्यम से, यानी सरकार आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप रखती है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके माध्यम से किस तरीके से आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। और अभी वर्तमान में क्या है कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण और दोष को देखते हुए एक बीच के मार्ग को अपनाया गया है जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो बच्चों इसका सही आंसर है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि जब हम अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो एक बड़ा प्रश्न सामने आता है कि आर्थिक समस्या या एक अर्थव्यवस्था के सामने भी कुछ समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्या क्या है? आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या है असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सीमित एवं दुर्लभ संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना आर्थिक समस्या कहलाता है। आर्थिक समस्या, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह कैसी हैं? अनंत हैं। द स्काई इज द लिमिट, है ना। बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो कभी समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन हैं वह कैसे हैं? लिमिटेड हैं या सीमित हैं। एक व्यक्ति विशेष के लिए भी, और एक अगर हम समाज की बात करें या एक देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके ऊपर भी ये मंतव्य या ये कथन सत्य प्रतीत होता है कि उस अर्थव्यवस्था में आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं? सीमित होते हैं और दुर्लभ होते हैं। तब हमारे सामने समस्या आती है कि किस आवश्यकता की पूर्ति पहले की जाए और किस आवश्यकता को पोस्टपोन किया जाए। ठीक है, तो ये जो चुनाव की समस्या आती है हम लोग के सामने, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यही हमारी आर्थिक समस्या होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक समस्या जन्म क्यों लेती है, क्यों आती है? तो इसके 5 बिंदु हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या क्यों जन्म लेती है। सबसे पहला, अनंत आवश्यकताएं, जिसकी चर्चा हमने अभी की। दूसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता। हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी तीव्रता में, उनकी इंटेंसिटी में भिन्नताएं होती हैं। यानी कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें इंस्टेंटली यानी तुरंत उसकी पूर्ति करना ज़रूरी होता है, और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम पोस्टपोन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ड्रेस खरीदनी है ना, और दूसरी तरफ कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप किस आवश्यकता की पूर्ति सबसे पहले करेंगे? ड्रेस खरीदना या फिर मेडिकल इमरजेंसी? नेचुरली आप ये देखेंगे कि किस आवश्यकता की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो मेडिकल इमरजेंसी की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो फॉर अ टाइम बिंग हम क्या करेंगे? जो ड्रेस हम खरीद सकते हैं उस संसाधन से, उसको हम पोस्टपोन कर देंगे और हम सबसे पहले क्या करेंगे? उस मेडिकल इमरजेंसी को हम पूरा करेंगे। तो हमने देखा कि आवश्यकताओं की जो इंटेंसिटी या तीव्रता होती है वो अलग होती है। उसके बाद तीसरा बिंदु है, संसाधन जो हैं वो हमारे कैसे हैं? सीमित हैं। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। एक अर्थव्यवस्था के लिए भी रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, और अगर हम एक व्यक्ति विशेष की बात करें तो हमारे व्यक्ति विशेष के लिए हमारी सैलरी या वेजेस जो हैं वो हमारे संसाधन हैं, वो भी लिमिटेड होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हर आवश्यकता की पूर्ति उससे कर सकते हैं। तीसरा है कि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, यानी कि संसाधन केवल सीमित ही नहीं है बल्कि उनके
प्रयोग कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव है, यानी वैकल्पिक है। यानी एक संसाधन से आप कई तरह की चीज़ों को बना सकते हैं, या उससे जैसे फॉर एग्जांपल दूध है ना, तो दूध से कई चीज़ें बन सकती हैं आपकी, है ना। जैसे आप उसको डायरेक्ट पी के कंजम्पशन हो सकता है, उससे दही बन सकता है, उससे मिठाई बन सकती है, उससे पनीर बन सकता है, ठीक है। तो हमारा संसाधन एक था, लेकिन उसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। ऐसे ही एक लकड़ी का टुकड़ा है, उससे आप टेबल बना सकते हो, उससे आप चेयर बना सकते हो, उससे सोफ़ा बन सकता है, बेड बन सकता है, विंडो बन सकती है, डोर बन सकता है ना। तो संसाधन हमारा जो सीमित है, प्लस उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इन सब के कारण हमारे सामने पांचवी समस्या आती है। वो मेन समस्या है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या चुनाव की समस्या। तो इसी समस्या को दूर करना, ठीक है, अगर हम बात करें एक अर्थव्यवस्था के मैटर में, तो इस आर्थिक समस्या को अर्थव्यवस्था किस प्रकार से दूर करेगी, ठीक है, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो ये सब क्या है, आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। एक अर्थव्यवस्था के सामने बहुत बड़ी चुनौती आती है, या उसकी एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं कुछ, जिनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसको हम 3 ग्रुप में मेजरली हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली समस्या है हमारी संसाधनों के आवंटन के संबंध में। आवंटन यानी एलोकेशन, ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि संसाधनों को हम एलोकेट कैसे करेंगे या बांटेंगे कैसे। तो इसके लिए हमारे सामने 3 बातें आती हैं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है। पहली समस्या हमारी क्या है, उत्पादन क्या हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसमें कई ऑप्शंस आते हैं, जैसे उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए, या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए, या फिर आवश्यक वस्तु का उत्पादन किया जाए, या तो फिर विलासिता वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, या तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि कृषि जनित वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, या फिर औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन ज़्यादा किया जाए। तो एक अर्थव्यवस्था के सामने, चूंकि उसके रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो उसके सामने ये प्रश्न आता है कि वो किस तरह की वस्तुओं का उत्पादन करे, ठीक है, क्या उत्पादन करे। तो सबसे पहली समस्या उसके पास यही होती है। इसके लिए वो ये देखता है, कोई भी अर्थव्यवस्था या देश ये देखता है कि उसके देश में किस तरह के लोग हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, किस तरह की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन को चूज़ करते हैं कि कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए, या फिर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी समस्या हमारे सामने आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि उत्पादन को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, या उत्पादन करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, किस तरह के पैटर्न का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए हमारे सामने 2 बातें आती हैं, या तो हम श्रम गहन तकनीक का इस्तेमाल करें, या फिर पूंजी गहन तकनीक का इस्तेमाल करें। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। श्रम गहन टेक्नोलॉजी या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें श्रम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है बनिस्बत मशीनों के, ठीक है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, बेरोज़गारी की दर भी ज़्यादा है, तो ऐसे में ऐसे देश में श्रम गहन तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि श्रमिकों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें और मशीन का इस्तेमाल हम कम करें, ताकि बेरोज़गारी को भी हम उसका सामंजस्य कर सकें। दूसरी टेक्नोलॉजी होती है हमारी पूंजी गहन तकनीक, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इसमें इसका तात्पर्य है कि मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और श्रमिकों का इस्तेमाल कम किया जाए। बहुत सारे देश हमारे विश्व में ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन वह देश विकास कर चुके हैं और उनके पास कैपिटल गुड्स बहुत ज़्यादा है, मशीनरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो लोग अपना उत्पादन किसकी सहायता से करेंगे, मशीनों की सहायता से। चूँकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो श्रमिकों की संख्या कम है ना। तो और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि जिसकी संख्या कम होती है ना, या जिसकी मात्रा कम होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर श्रमिक जो हैं, श्रम जो है वो वहाँ पर महंगा है। तो ऐसी स्थिति में वैसे देश जो विकसित देश हैं, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा उत्पादन करेंगे, पूंजी गहन तकनीक का,
ठीक है। तो अब अर्थव्यवस्था ये देखती है कि वो विकास के किस स्तर में है, वो विकासशील अर्थव्यवस्था है या विकसित अर्थव्यवस्था है, उसके यहाँ पर श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, लेबर फोर्स उसकी ज़्यादा है या कम है, उसके पास पूंजीगत फैक्टर्स ज़्यादा हैं या फिर श्रमिक ज़्यादा हैं, इसके अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजन लेती है अर्थव्यवस्था। तीसरी समस्या आती है अर्थव्यवस्था के सामने, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो किसके लिए किया जाए, यानी कि जो अर्थव्यवस्था किसी भी देश में जितने भी उसके सिटीजन्स हैं उन्हीं के लिए उत्पादन हो रहा है ना। तो ये जो उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये दो तरह का मतलब ये समस्या बेसिकली वितरण से रिलेटेड है या डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। तो ये वितरण दो तरीके का होता है, एक व्यक्तिगत और एक कार्यात्मक। व्यक्तिगत वितरण जो है वो आय की असमानता से संबंधित होता है, ठीक है, कि समाज में कुछ लोग होते हैं जो हैव्स हैं और कुछ हैव नॉट्स, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है। तो ऐसे में सरकार ये देखती है कि किस तरह के लोग उसके सोसाइटी में ज़्यादा संख्या में हैं, गरीबों की संख्या ज़्यादा है या फिर धनी लोगों की संख्या ज़्यादा है, उसके अनुसार ही उत्पादन करने पर वो फोकस करती है। अगर निर्धनों की संख्या ज़्यादा होगी तो आवश्यकता वाली वस्तुओं का उत्पादन या कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ अगर ये देखा जाता है कि धनी लोग जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में विलासिता वाली आरामदायक वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली आपका जो पहला हमारी समस्या है इसकी व्यक्तिगत वितरण, तो ये हमारी आय की असमानता से संबंधित है। दूसरी इसका सब पॉइंट है कार्यात्मक वितरण। कार्यात्मक वितरण यानी कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा जैसे जितने भी उत्पत्ति के साधन जब उत्पादन में लगते हैं उनके आपस में मिलने के बाद ही उत्पादन हो पाता है। जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये सभी जब उत्पादन की क्रिया में लगते हैं तो इनके परस्पर मिलने के बाद ही उत्पादन संभव हो पाता है। तो जब ये उत्पादन कर लेते हैं तो उत्पादन के बाद इनके द्वारा किए गए श्रम या इनके द्वारा जो भी एफर्ट्स लगे हैं उसका पेमेंट करना होता है। तो ये पेमेंट किस प्रकार से किया जाए या किस तरीके से किया जाए, ये समस्या उससे संबंधित है। तो यानी कि कार्यात्मक वितरण का संबंध आय की असमानता से नहीं होता है, ठीक है। तो हमने अर्थव्यवस्था की जो पहली केंद्रीय समस्या थी जिसका मेन पॉइंट था कि संसाधनों का आवंटन किस प्रकार किया जाए, उसके हमने 3 सब पॉइंट्स थे। क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में जाना। अब हम दूसरी समस्या की बात करें अर्थव्यवस्था की, तो वह समस्या है हमारी कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो, ठीक है, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो। तो कुशलतम प्रयोग की अगर हम बात कर रहे हैं या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे या जो 2 चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। पहली है पूर्ण रोजगार प्रदान करना, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में किस तरह की सिचुएशन हो, फुल एम्प्लॉयमेंट की, यानी जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सभी के सभी काम में लगे हों, ऐसा ना हो कि कोई भी रिसोर्स जो है वो बेरोजगार हो। दूसरी बात आती है कि संसाधनों की क्षमता का पूर्ण प्रयोग। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, सभी संसाधन कार्य में लगे हुए हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रिसोर्स, जो भी रिसोर्स काम में लगा हुआ है, उत्पादन कार्य में लगा हुआ है, उसकी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है या जो उसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसका हम इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है, उसकी अधिकतम जो भी उसकी क्षमता है उसको हम प्राप्त कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन मान लीजिए एक दिन में किसी प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, तो हम कोशिश करें कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो या 80 यूनिट्स का हो, ठीक है। तो उसकी जो फुलर कैपेसिटी है, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसको हम रीच कर पाएँ। तो दूसरी समस्या हमारी ये थी कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो। तीसरी हमारी समस्या है कि संसाधनों का विकास कैसे हो, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो संसाधन हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है, ठीक है, और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं। तो इन दुर्लभ और लिमिटेड रिसोर्सेज का विकास हम कैसे करें, ठीक है। तीसरी समस्या हमारी यही है। हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें अर्थव्यवस्था में नए नए जो हमारे नवीन संसाधन हैं उनकी खोज की जाए और उनका पता लगाया जाए ताकि हमारे संसाधनों की संख्या में इजाफा हो सके या वो इंक्रीज हो या बढ़ सके।
फॉर एग्जाम्पल आज से बहुत साल पहले कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम बिजली बना सकते हैं, ठीक है, या फिर बैटरी से गाड़ियाँ चल सकती हैं, लेकिन आज वो हो रहा है। तो ये क्या है, हमने संसाधनों का विकास किया, नए तरह के संसाधनों का पता लगाया। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में संसाधनों का हमें निरंतर विकास भी करना होगा। तो बच्चों, हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, इसको एक बार ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं। हमने जाना कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को निष्पादित किया जाता है। इसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में जाना। इसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जाना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। और इसके बाद हमने इसका मुख्य जो टॉपिक था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।